नमस्कार, मैं चंद्र उपाध्याय आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। तो आज के इस क्लास में हम एमए प्रथम सेमेस्टर पेपर फर्स्ट के यूनिट फर्स्ट के जिस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है संज्ञानात्मक मनोविज्ञान की उत्पत्ति एवं वर्तमान स्थिति। अगर अंग्रेजी में बात करें तो आपका टॉपिक है ओरिजिन एंड करंट स्टेटस ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी। तो ये पेपर फर्स्ट का यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत ये पहला टॉपिक है, ठीक है। इसी के साथ एमए प्रथम सेमेस्टर का क्लास जो है आपके अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी पर स्टार्ट होने जा रहा है। चारों पेपर मैं बारी बारी पढ़ाऊँगा, ठीक है, और चारों पेपर का आपका सिलेबस भी बताऊँगा और नोट्स भी प्रोवाइड करते चलूँगा। तो आज का क्लास चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आप वीडियो को लास्ट तक वॉच करिएगा। चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। देखिए, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान की आखिरकार उत्पत्ति कैसे हुई और इसका वर्तमान में स्थिति क्या है, इसके बारे में हम समझते हैं। तो देखिए, इसको संज्ञानात्मक मनोविज्ञान की जो उत्पत्ति है, इसको हमने कुछ मुख्य हेडिंग में बांटकर आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है, जिससे आप परीक्षा में लिखें तो आपको अच्छा नंबर प्राप्त हो और आपको याद करने में भी सुविधा हो। तो सबसे पहले हम परिचय की बात करते हैं। परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन इसका हम देते हैं। तो देखिए, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान की उत्पत्ति जो है 1950 और 1960 के दशक में हुई थी। मतलब 1950 और 1960 के दशक में संज्ञानात्मक मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई मान जाती है। यदि इसके जन्म का वर्ष आप एग्जैक्टली लिखना चाहें तो 1956 को इसके उद्भव का वर्ष माना जाता है। और इसमें जो संज्ञानात्मक मनोविज्ञान में क्या है, मानसिक प्रक्रियाओं पर ये केंद्रित होता है, जैसे प्रत्यक्षीकरण, ध्यान, स्मृति, भाषा और समस्या समाधान इत्यादि जो महत्वपूर्ण संप्रत्यय हैं, इन सभी का अध्ययन कहाँ किया जाता है, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान में किया जाता है। और 1956 में इसका उद्भव का वर्ष इसलिए माना जाता है क्योंकि ये जो सभी टॉपिक है, ठीक, मानसिक प्रक्रिया हैं, इन सभी पे ज़्यादातर क्या है, मनोवैज्ञानिकों द्वारा रिसर्च किया गया, ठीक है। ये परिचय हमने आपको बताया। दूसरा है, इसमें हेडिंग हमने लिया व्यवहारवाद की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ बिहेवियरिज्म। देखिए, व्यवहारवाद मानसिक प्रक्रियाओं की व्याख्या करने में सक्षम नहीं हो सका कि आखिरकार जो मेंटल प्रोसेस में किस तरह से व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करता है, ये एक्सप्लेन नहीं कर सका। तब क्या है, मानव व्यवहार को समझने के लिए एक नए दृष्टिकोण की आवश्यकता महसूस हुई। उसी के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का उदय हुआ। तीसरा हेडिंग है कंप्यूटर विज्ञान और सूचना सिद्धांत का प्रभाव। देखिए, जैसे जैसे विकास होता गया मानव सभ्यता का, संस्कृति का, समाज का, वैसे वैसे नई चीज़ें क्या है इसमें ऐड ऑन होती गई। तो जो कंप्यूटर प्रोग्राम है और कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, इन सभी का प्रभाव क्या है, बहुत ज़्यादा संज्ञानात्मक मनोविज्ञान पे पड़ता है, ठीक है। जिसको मतलब कंप्यूटर प्रोग्राम के माध्यम से कई तरह की जो व्यक्ति की मानसिक प्रक्रियाएं हैं उनको समझने में, उनका अध्ययन करने में बहुत ही सुविधा मनोवैज्ञानिकों को होने लगी। और एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, इसके मदद से भी कई सारे जो संप्रत्यय हैं वो आसानी से सुलझने लगे व्यक्ति के व्यवहार से संबंधित। और सूचना प्रसंस्करण और मानसिक प्रक्रियाएं, ठीक है, यानी कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, मतलब कोई भी व्यक्ति का जिसका जो मस्तिष्क होता है वो किसी भी सूचना को किस तरह से प्रोसेस करता है, ठीक है, और उसमें उसकी क्या क्या मानसिक प्रक्रियाएं सम्मिलित होती है, इन सभी का अध्ययन क्या है, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान में किया जा सकता है। जैसे कोई व्यक्ति पहले किसी भी चीज़ का क्या है, उसे संवेदना होता है, ठीक है। संवेदना होने के बाद ये लंबा संवेदना होने के बाद वो उस ज्ञानवाही तंतुओं द्वारा क्या है अंदर हो जाता है। जैसे आँख से आपने देखा तो दृष्टि क्षेत्र में जाएगा और दृष्टि क्षेत्र में जाने के बाद बगल में साक्षर क्षेत्र होता है, उससे क्या है वो जुड़ा होता है। वो अगर कोई चीज़ के बारे में आप जानते हैं तो बताता है कि वो चीज़ अमुक चीज़ ये है, नहीं जानते हैं तो नहीं बताता है, तब जाके प्रत्यक्षीकरण होता है। चौथा हेडिंग इसमें है तंत्रिका विज्ञान में प्रगति। अब जो न्यूरो साइंस है इसमें बहुत ज़्यादा प्रगति होने लगा, जिससे भी क्या है संज्ञानात्मक मनोविज्ञान की उत्पत्ति ज़रूरी हो गई।
क्यों? देखिए, मस्तिष्क के कार्य और संरचना के संबंध। न्यूरो साइंस में क्या आपको क्या पढ़ा जाता है, या न्यूरोलॉजी में या न्यूरोसाइकोलॉजी में? मस्तिष्क के कार्य और संरचना की समझ। तो देखिए, मस्तिष्क जो है, न्यूरॉन जो है, ये सभी क्या है, किसी न किसी रूप से व्यक्ति के व्यवहार को, व्यक्ति के संज्ञान को प्रभावित करते हैं, व्यक्ति के अवधान को, व्यक्ति के प्रत्यक्षीकरण को, व्यक्ति की स्मृति को। ठीक। और क्या? मस्तिष्क और व्यवहार के बीच संबंध। अब किसी ऐसे मनोविज्ञान की शाखा की जरूरत महसूस हुई जो मस्तिष्क और व्यवहार के बीच संबंध को समझ सके। तो इसलिए क्या है, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई। अब प्रमुख हस्तियां जो हैं और उनका योगदान क्या रहा, यानी कि प्रमुख मनोवैज्ञानिक जो हैं और उनका योगदान इस क्षेत्र में क्या रहा, तो सबसे प्रमुख जो है नाइसर महोदय हैं, जिनकी पुस्तक क्या है, कॉग्निटिव साइकोलॉजी 1967 में। इन्होंने कॉग्निटिव साइकोलॉजी के नाम से क्या है, अपनी पुस्तक प्रकाशित की, जिससे तभी से क्या है, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का एक जो है जेन्युइन तरीके से उदय होता है। और कौन है? ब्रूनर ने क्या किया, इन्होंने संज्ञानात्मक विकास और अध्ययन से संबंधित अपने सिद्धांत को प्रस्तुत किया। मिलर ने सूचना प्रसंस्करण और स्मृति से संबंधित अपना क्या है, सिद्धांत प्रस्तुत किया संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के क्षेत्र में। अब छठवां हेडिंग इसमें हमने लिया है संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का विकास। देखिए, 1970 के दशक में आते आते इसमें क्या है, बहुत तेजी से विकास और विस्तार होने लगा, क्योंकि इस दौरान संज्ञानात्मक मनोविज्ञान से संबंधित जो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है उसमें बहुत ज़्यादा रिसर्चेज होने लगे मनोवैज्ञानिकों के द्वारा, और बहुत ही ज़्यादा क्या है, उसमें उससे संबंधित चीज़ें प्रकाशित होने लगी। और इसमें क्या है, ध्यान, स्मृति, भाषा और समस्या समाधान पर शोध। वही हमने आपको बताया कि जो संज्ञानात्मक मनोविज्ञान से संबंधित कॉन्सेप्ट है उन पर बहुत ज़्यादा रिसर्च होने लगा, जिससे क्या 1970 के दशक में बहुत ज़्यादा तेजी से विकास हुआ। अब हम बात करते हैं सत्वा आधुनिक संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, जिसको एडवांस कॉग्निटिव साइकोलॉजी करते हैं। देखिए, आज का संज्ञानात्मक मनोविज्ञान इतना ज़्यादा आगे बढ़ गया है कि इसमें न्यूरो इमेजिंग प्रविधि का उपयोग हो रहा है, जिससे माध्यम से fMRI किया जाता है व्यक्ति का, और उसमें संज्ञानात्मक तंत्रिका विज्ञान और व्यवहार का तंत्रिका आधार बताने का प्रयास भी किया जाता है। तो ये क्या है, आपको मैंने बताया कि संज्ञानात्मक मनोविज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका बीज किसने डाला, और धीरे धीरे कैसे एक पेड़ का रूप ये लेता गया। इसको हमने क्या है, आपको हेडिंग के माध्यम से बताया। अगर वर्तमान में देखें हम संज्ञानात्मक मनोविज्ञान की एक टॉपिक्स में है वर्तमान स्थिति, तो वर्तमान स्थिति में देखें तो ये जो आज का एडवांस कॉग्निटिव साइकोलॉजी है, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा विकास कर चुका है। क्योंकि अगर आप एक डाटा पे गौर करें तो लगभग 75% क्या है, जो मनोवैज्ञानिक वो संज्ञानात्मक मनोविज्ञान में कार्य करते हैं। और इसमें इतना विकास हुआ, इतना इसमें रिसर्च हुआ कि व्यक्ति के संज्ञान, व्यक्ति के मानसिक प्रक्रियाओं को समझने के लिए नई नई प्रविधियों का जन्म हुआ, जैसे न्यूरो इमेजिंग प्रविधि। इसमें क्या होता है, fMRI के माध्यम से व्यक्ति जो मनोवैज्ञानिक होता है इस बात का पता लगा लेता है कि व्यक्ति के किस न्यूरॉन में गड़बड़ी से व्यक्ति का ये व्यवहार विकृत हुआ है। ठीक है। और संज्ञानात्मक तंत्रिका विज्ञान भी एक इसका नया क्षेत्र निकला हुआ है, जो क्या करता है, व्यवहार का तंत्रिका आधार बताता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति अमुक व्यवहार कर रहा है तो उसके पीछे उसका क्या न्यूरॉन की भूमिका है, किस न्यूरॉन की भूमिका है, ये बताता है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे शरीर में न्यूरॉन्स पूरे जाल की तरह फैले हुए हैं, तो ये आपके व्यवहार को यदि आप सोचते हैं कि आपके व्यवहार को केवल जो है बाहरी वातावरण प्रभावित करता है, तो ये एकदम आप गलत सोचते हैं। आपके व्यवहार को जितना बाहरी वातावरण प्रभावित करता है, उससे ज़्यादा आपके शरीर में कैसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जो न्यूरॉन्स होता है, मस्तिष्क होता है, सुषुम्ना होता है, इन सभी का उतना ही योगदान होता है आपके व्यवहार को डिटरमाइंड करने में या डिसाइड करने में, जितना योगदान होता है किसका, आपके बाहरी वातावरण का। ठीक है। ये जो संज्ञान आपका जो मेंटल प्रोसेस आपको मस्तिष्क में चलता है, जिसमें अवधान, प्रत्यक्षीकरण, स्मृति, तर्कड़ा, ठीक है, भाषा, अधिगम, समस्या समाधान है, ये सभी चीज़ें क्या है, उच्च स्तर की मानसिक प्रक्रियाओं की ही देन है कि वो आपके व्यवहार को डिसाइड करता है।
तो आज की क्लास में हमने आपको बताया कि संज्ञानात्मक मनोविज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई और इसकी वर्तमान स्थिति क्या हुई। इससे संबंधित हैंडरेटेड नोट्स मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा। आप टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे प्रोफाइल में है, आप जाके वहाँ से उसको ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए आज की क्लास ये तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।